चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मुफ्त की रेवड़ी कल्चर की। दरअसल चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं। इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में फ्री बीच या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। मुफ्त की रेवड़ी का ये कल्चर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी खूब हुआ। इसी मुफ्त की रेवड़ी कल्चर से बीजेपी ने महाराष्ट्र का किला फतेह कर लिया। मगर अब क्या, चुनाव निपट गए, सरकार बने हुए वक्त गुजरने लगा, लेकिन जनता को इन्हीं मुफ्त की रेवड़ी का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट भी राजनीतिक पार्टियों को खरी खोटी सुना चुका है। पूरी पड़ताल इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तो महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में महायुति की सरकार बनी, जिसके बाद लगा कि सब कुछ अच्छा होगा। मगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार योजनाओं के खर्चे का दबाव महसूस कर रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि राज्य सरकार को अपनी पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड रोकना पड़ गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मुफ्त रेवड़ी कल्चर बना गले की फांस। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पैसा रुका, फंड के इंतजार में श्रद्धालु कैसे करें यात्रा। ये तमाम सवाल क्यों और किस लिए उठ रहे हैं, इसकी सियासी पटकथा को समझने से पहले थोड़ा पहले आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में साल 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए तमाम मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान किया गया। ये वही हैं मुफ्त की रेवड़ियां जिन्हें सरकार जन कल्याण योजनाओं का नाम देती है, और जनता को भी शायद मुफ्त की रेवड़ियों का स्वाद लग गया है। तभी जनता जानती है कि कौन सी रेवड़ी फीकी है और कौन सी मीठी। जनता को समझ आ चुका है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार की रेवड़ी मीठी है तो सत्ता के सिंहासन तक महायुति को जनता ने बिठा दिया। सत्ता पर काबिज हुई महायुति सरकार से उम्मीद थी सब अच्छा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार योजनाओं के खर्चे का दबाव महसूस कर रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि राज्य सरकार को अपनी पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सभी धर्मों के सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की गई योजना थी। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने किया था ऐलान। 28 जून 2024 को योजना का ऐलान हुआ था। राज्य सरकार के पास योजना के लिए फंड नहीं है। लाइव टाइम्स की टीम ने मुफ्त के रेवड़ी कल्चर को लेकर जब लोगों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश की, तो लोगों का नजरिया कुछ ऐसा रहा। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये योजना जो है इसका लाभ के लिए शुरू किया गया? बहुत लोग लाभ नहीं ले पा रहे क्योंकि लोग वेटिंग में हैं बहुत जगह। देखिए, ये शिंदे साहब ने जो ये चालू किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो बंद हो रहा है या बंद होने के कागार पे उसकी जांच होनी चाहिए। भाई, हम चालू किए कोई सोच समझ के तो हमने किया है, फिर कैसे बंद हो रहा है, कैसे इनको फंड नहीं उपलब्ध हो रहा है और दूसरे काम के लिए फंड उपलब्ध हो रहा है। इस काम के लिए ये तीर्थ का है, वरिष्ठों को तीर्थ यात्रा कराना है, इसमें तो फंड जबरदस्ती लाना चाहिए और तीर्थ यात्रियों को तीर्थ का लाभ कराना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है। करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात हर कोई तीर्थ अक्सर जाना चाहता है। ये कहीं न कहीं लगता है कि एक नुकसान हो रहा है, आप लोगों का नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, जाएंगे सब लोग। मेरे हिसाब से तो सब तीर्थ का होगा और सब सही रीत से होगा। ये योजना 2024 के विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले जून 2024 के अंत में शुरू की गई थी। पिछले साल जुलाई से अक्टूबर के बीच तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के श्री राम मंदिर अयोध्या की 9 यात्राओं में 6424 वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब चुनाव के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जा पाए हैं। बाकी लोग इंतजार में हैं कि कब ये योजना फिर से शुरू हो और उनका नंबर भी आ जाए। हालांकि लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में बीजेपी ने इस बात का दावा किया कि जो योजना सरकार लेकर आई है उसे बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। जहां तक फंड की बात है तो इसको लेकर सीएम खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं।
देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, केंद्र में रहे या राज्य में रहे, अगर कोई हम योजना करते हैं तो पूरी सोच समझ के करते हैं, विचारपूर्वक करते हैं कि आखिरी तबके के लोगों को उसका लाभ कैसा मिले अगर उनको जरूरत है तो। इसलिए उसको फ्रीबीज नहीं कहा जाए। ये वेलफेयर स्टेट में इस प्रकार की योजना लागू करना ये आवश्यक है, और इसलिए जो भी योजना हमने चालू की है वो कोई बंद करने का सवाल नहीं आता है। इसके बारे में राज्य सरकार कोई डिसीजन अगर लेती है और ये डिसीजन स्टेट का पैसा बचाने के लिए, टैक्स पेयर का पैसा बचाने के लिए, स्टेट को आगे जाने के लिए अगर अच्छे हैं तो है। भले ही वो डिसीजन देखने में बुरे लगे पर वो दूरगामी परिणाम करने वाले होंगे। इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि इस योजना के भविष्य पर जो भी फैसला करना है वो मुख्यमंत्री फडणवीस खुद करेंगे। जो भी मुख्यमंत्री के नाम की योजना है उसे कितना बढ़ाना कितना घटाना वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही उसका निर्णय ले सकते हैं, और अगर कोई योजना और हमको देना है या कम करना है वो सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी उसका निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में मुफ्त के रेवड़ी कल्चर की भेंट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भेंट चढ़ेगी या नहीं ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। मगर हाल ही में राजनीतिक पार्टियों के इस मुफ्त रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतराज जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सियासी दलों की तरफ से चुनाव में मुफ्त की घोषणा करना सही नहीं है। इससे समाज में वर्क कल्चर प्रभावित होता है और लोग मेहनत करने के बजाय मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर होने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मुफ्त रेवड़ी कल्चर खत्म होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज होना आसान है और जनता को भी इसकी आदत लग गई है। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी से लाइव टाइम्स के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने खास बातचीत की। अबू असीम आजमी ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। आपसी झगड़े की वजह से ऐसी कई योजनाएं हैं जो बंद होने की कगार पर है। सुनिए। और हमारे साथ बात करने के लिए बड़े नेता अबू असीम आजमी साहब मौजूद, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता विधायक हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है महाविकास अघाड़ी सरकार में आप लोगों ने कैसे समर्थन भी दिया था, सरकार थी उस दौरान थी, उस वक्त भी एकनाथ शिंदे उस दौरान रहे कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ। लेकिन अब जब से महायुति सरकार बनी है तब से कई सारी योजनाएं जो एकनाथ शिंदे ने लगाया था, चाहे उसमें हम तीर्थ स्थल की बात कर लें जो मुजुर्ग को ले जाएंगे, उसके अलावा आनंद सीधा योजना, शिव थाली योजना, कई सारी योजनाओं को अब पैसे नहीं मिल रहे हैं, बंद होने के कगार पर है। देखिए ऐसा है कि उस वक्त आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उनकी मर्जी जो चाहे अनाउंस कर दें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, वो मालिक थे। लेकिन इससे जो है ना जो खजाने में बहुत कमी आई है, यहाँ तक कि कहते हैं 1 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्टर लोगों का बाकी है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील में अंडा बंद कर दिया गया, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, और टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, पैसे नहीं है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के पहले ऐसी चीजें अनाउंस करना, मैं अगर ये कहूं कि ये एक रिश्वत है तो गलत नहीं होगा। अगर लोग इलेक्शन लोग लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैसे बांटना मना है, पैसे बांट के वोट नहीं ले सकते, लेकिन सरकारी खजाने से पैसे देकर वोट लिया जा सकता है। इस पर जरा गौर करना चाहिए। जब ये कह दिया कि अगले 4 सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र में बनेगी, तो कैसे बनेगी, क्या होगा? नौजवान लड़के नशे में धुत हो जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर देश का खराब होता जा रहा है। इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, ना कि रेवड़ी बांट करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे लेना। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके नाम पर वोट लेना, क्योंकि एक इसलिए क्योंकि 2 योजनाओं के बारे में स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि एक तो जो तीर्थ जो कि बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर के हैं, उनको हर साल तीर्थ स्थल पर ले जाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, उनके लिए हर व्यक्ति को 30,000 रुपए का दिया गया। उसका आनंद सीधा यानी जो त्योहार आते हैं उनके लिए कुछ किट दिया जाएगा, जिसमें शुगर होगी, कई सारी चीजें होती हैं, चना दाल होता है, कई चीजें होती है। तो ये कहीं न कहीं आम लोगों को जाहिर सी बात एक उम्मीद जगी, वो अब बंद हो गया है, यानी कहीं पैसा नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा है। कहते मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। आपने अनाउंस किया था और उस बेस पर वोट लिया है। मैं समझता हूं दिस इज चीटिंग। अगर किसी आदमी से प्रॉमिस किया जाए कि तुम मुझे ये काम करके दो, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, तो मुझे कुछ एग्रीमेंट बीच में होता है अगर तो, और ये छपा हुआ है अखबारों में, ये टेलीविजन पर आया हुआ है, ये सरकार का अनाउंसमेंट है, तो फिर चीटिंग केस होना चाहिए।
कि हमने वोट दे दिया, हमारे साथ चीटिंग हुई है। हमसे कहा गया था हमको जो इसके बदले में पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे जो आश्वासन था पूरा नहीं किया जा रहा है, तो ये एक चीटिंग है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में बहुत अनबन है और उसमें मदद कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार, और यही कारण है कि ये सारी योजनाएं जो देवेंद्र फडणवीस इसलिए बंद करे क्योंकि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। देखिए ऐसा ना कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने अच्छा चक्कर चलाया, एकनाथ शिंदे साहब जहां बढ़े हुए थे, जहां थे, उस पार्टी को छोड़कर आए और बहुत थोड़े एमएलए होने के बाद भी वो मिनिस्टर बने रहे, चीफ मिनिस्टर बने रहे। अब दोबारा जब उनकी सीटें इतनी नहीं है तो फिर कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? ये तो सोचने की बात है। उनको इस बात का गम है, रंज गम है कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर आया और मैंने सरकार चलाई, अब मुझे जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो इसका रंज है। और देवेंद्र फडणवीस साहब को जरूर इसका गुस्सा होगा कि मेरे पास इतनी सीटें होने के बाद भी ये बहुत कई दिनों तक यहाँ भागते रहे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, चीफ मिनिस्टर हम लोग शपथ नहीं ले सके बहुत दिनों तक। इसका उनके दिल में कुछ न कुछ कलक तो होगा ना। तो वहीं एनसीपी से अजीत पवार गुट के नेता आनंद परांजपे ने कहा, तीनों नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। अजीत पवार को जहां लगता है कि खर्च कम करना चाहिए तो वो वैसा सोचते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। परांजपे साहब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से तीन दलों की सरकार तो महाराष्ट्र में है, पहले भी थी, यानी महाविकास आघाड़ी वाली, वो कहीं कहीं उनकी पहिया गिर पड़ी, लेकिन अब आप लोगों की आई है, तो लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में इतने मतभेद हो चुके हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसका असर जनता पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महायुति के तीनों नेताओं में मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब या उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, ये तीनों नेताओं में कहीं भी कोई अनबन नहीं है। महायुति के वचननामा में जितनी भी योजनाएं घोषित की थी, उन किसी भी योजनाओं को कहीं पर भी फंड्स कम नहीं पड़ेंगे और महायुति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो चुनाव के वक्त घोषणा की गई थी या चुनाव से पहले जो योजनाएं शुरू हुई थी, वो कोई भी निधि के कमतरता से बंद नहीं पड़ेंगी। ये मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। आनंद सीधा योजना जो कि सीजनल यानी जो फेस्टिवल आते हैं उस दौरान कुछ उनको चीजें अच्छी देना, उसके अलावा तीर्थ जो वृद्ध लोग हैं उनको तीर्थ योजना कराना, तो ऐसे लोग थे। अब तक जो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, यानी अयोध्या जाने की बात करें, काशी की बात करें, आप इस साउथ में, वह अधर्म लटकी हुई, उसके लिए फंड ही अलॉट नहीं हो पा रहे हैं, तो सच है साहब? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो तीर्थ क्षेत्र की योजना है उसको भी फंड्स आवंटित किए जाएंगे, जो आनंद सीधा योजना है उसको भी किए जाएंगे। अब थोड़ा सा सब्र रखिए। 10 मार्च को जब माननीय अजीत दादा पवार साहब, जो वित्त और नियोजन मंत्री भी है, जो महाराष्ट्र का 25-26 का बजट घोषित करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा खुली किताब में कि सब योजनाएं अच्छी तरह से चालू है। लेकिन एक सर ये हो गया है, क्योंकि इसी के ऊपर एक सवाल और करूंगा मैं, कि जो फ्री बीज को लेकर, यानी मुफ्त में रेवड़ियां बांटने को लेकर बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं एक टिप्पणी की है कि आप लोगों को परजीवी बना रहे हैं, यानी उनके अगर काम धंधा देते तो शायद वो मजबूत हो पाते, लेकिन इस तरीके से मुफ्त रेवड़ियां बांटते हैं जिसकी वजह से कहीं वो काम नहीं कर पाते और अलग संदेश जा रहा है देश भर में। लोकतंत्र में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सर्वोच्च न्यायालय तो उस न्यायपालिका सर्वोच्च केंद्र बिंदु है, तो उसके किसी पर भी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर लोकतंत्र में लोगों से चुनी गई सरकार को अपने निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार को जब निर्णय लेती है तो सारे घटक, सारे स्तर के लोगों का विचार करके सरकार लेती है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। वहीं संवाददाता अभिषेक शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव से बात की, जिन्होंने पूरे मामले को विस्तार से समझाया। आप भी समझिए। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो था कि भक्तों को जाके दर्शन कराना, उसके अलावा सीधा योजना, आनंद सीधा योजना, ऐसे कई योजनाएं हैं जिसकी यानी महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं एकनाथ शिंदे की थी, अब उसके लिए फंड ही नहीं मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसको बंद करने का प्लान एक हो चुका है। जी बराबर है। देखिए हुआ ऐसा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद, यानी लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महायुति को झटका और फटका लगा था, उसके बाद से एकनाथ शिंदे ने बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कर दी जिसके लिए बजट प्रोविजन शुरुआत में नहीं था। आप लाडली बहना योजना देखिए, उसके लिए कोई शुरुआती बजट प्रोविजन नहीं था, पर उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये योजना गेम चेंजर साबित हुई थी, उसी तरह से महाराष्ट्र में साबित होगी। पर इस तरह की कई योजनाएं जो थी, जो कल्याणकारी कही जाएंगी, पर उसके लिए बजट नहीं था।
देखिए, विधानसभा चुनाव तो पार्टी जीत चुकी है, महायुति सरकार भी बन चुकी है, पूर्ण बहुमत से 5 साल तक सरकार को कोई संकट नहीं है, कहीं से अस्थिर नहीं होने वाली है। अब जब सरकार चलानी है तो आपको बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए जहां जहां बजट का प्रोविजन नहीं था, या ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का इसके ऊपर छाप है, या ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का इन योजनाओं पे छाप है, उन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी विशेष करके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धीरे धीरे बजट कट करके या बजट का प्रोविजन नहीं करके उसको बंद करने में लगे हुए हैं। इस काम में उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो दूसरे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की, उनको पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। एक बड़ा मुद्दा है कि जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, आखिरकार वजह क्या है? शीत युद्ध जो चल रहा है दोनों के बीच में, जनता जानना चाहेगी कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप थोड़ा समझाएं ये अंदर की बात क्या है, क्यों दोनों के बीच में? क्योंकि यही देवेंद्र फडणवीस है जो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए आगे आए, और वही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में अब आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। देखिए, हिंदी में एक कहावत है, हर झगड़े के पीछे जर जोरी और जमीन एक वजह होती है। यहाँ पे ये तीनों के अलावा एक चौथी वजह है कुर्सी। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो एकनाथ शिंदे को भी चाहिए थी, वो कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को भी चाहिए थी। जब पूरी मेजोरिटी होने के बाद, पूरी यानी बहुमत, अच्छा खासा आंकड़ा, 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए, और पूरी तरह से 2.5 साल से ज्यादा वक्त तक वो एकनाथ शिंदे के साथ में उनके कैबिनेट में रहे, जबकि वो सीनियर थे। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे सिर्फ उनके मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब परिस्थितियां बदली है, भाजपा के पास में पूर्ण बहुमत के करीब जाने का एक अच्छा खासा आंकड़ा है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। तो जो पहले के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे वो उप मुख्यमंत्री बन के उस पोजीशन को सहन नहीं कर पा रहे। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। वहीं अब इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। वारिस जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दोनों के बीच में, हम ये कहें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में शीत युद्ध जो चल रहा है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सब एक साथ में लड़े, शिवसेना, बीजेपी, अजीत गढ़ सब साथ में लड़े। उस टाइम इन सबका ये बोलना था कि हम ये कर देंगे, खूब रेवड़ियां बांटी चुनाव के पहले, पब्लिक ने उन पे भरोसा किया, उनको वोट दिया, लाड़की बहन की योजना आई। अब देखने को ये मिल रहा है कि लाड़की बहना की जो योजना थी उसमें तो लाखों महिलाओं को लोगों ने निकाल दिया। अब पता चलता ही है कि पार्टी के पैसा नहीं है सरकार के पास। जब आपको पता था कि आपके पास फंड नहीं है तो आपने क्यों फिर जो पब्लिक को झूठ बोला? तो जनता जनार्दन है, जनता हर चीज समझ रही है, देख रही है कि क्यों इस तरह से किया गया इलेक्शन के पहले वोट के चक्कर में, और अब क्या जनता को मिल रहा है। तो इसका जवाब आगे आने वाले दिनों में जनता इनको जरूर देगी। और यकीनन आपस में कुछ तो गड़बड़ है, जो दिख रहा है, लग रहा है, आप लोगों के माध्यम से भी काफी चीजें बाहर आ रही है कि कुछ यहाँ पर भी बराबर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही कारण है कि एक बड़ी बात जो कि एक आज हुई है, जिसमें कि आपत्ति व्यवस्थापन समिति बनाई गई थी, जो कि पुनर्वसन, जो कि बाढ़ के लिए 2005 में जब बाढ़ आई थी, उसकी एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें से एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया, अजित पवार को रखा गया, और देवेंद्र फडणवीस जो कि उसके अध्यक्ष ही है। देखिए, बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी की जा रही है, मगर पब्लिक, जनता को, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, किसको साइडलाइन किया जा रहा है, किसको नजदीक लाया जा रहा है, किसको दूर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या चल रहा है, हर चीज सबको पता है। आपके माध्यम से सब लोगों को मालूम भी पड़ रहा है। अब थोड़े दिन में सब सामने आ भी जाएगा। देखिए, चूंकि बात इस बात को लेकर हो जरूरी है कि मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की बात होती है। आप देखे होंगे दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त रेवड़ियां बांटी, लेकिन उसके बावजूद सरकार में तो नहीं आ पाए, सरकार में बीजेपी आ गई। यहां पर भी इस तरीके से हालत हुई है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एकनाथ शिंदे का महत्वाकांक्षी योजना था कि तीर्थ, यानी जो वृद्ध लोग हैं उनको तीर्थ में हम फ्री में ले जाएंगे। उसके अलावा आनंद सीधा योजना है, जो कि लोगों को राशन के साथ और कुछ अच्छा चीज मिलेगा। इन लोगों के लिए इसके लिए पैसा ही नहीं, फंड ही नहीं है, क्योंकि यह सब काम कौन, अजित पवार के द्वारा हो रहा है। देखिए, आपने ऐसा बताया कि किस तरह से दिल्ली में हुआ, इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उसके बाद सबके सामने आ गया कि नहीं, जो वादे किए थे स्कूल बनाने के, कॉलेज बनाने के, हॉस्पिटल बनाने के, नाले साफ करने के, वो तो वादे पूरे हुए ही नहीं। जो रेवड़ियां बांटने वाली बात थी वो तो सब बोगस निकला। तो आप जनता को एक मर्तबा बेवकूफ बना सकते हो, 2 मर्तबा बेवकूफ बना सकते हो, तीसरी बार आप खुद बेवकूफ बन जाते हो, जिसका उदाहरण दिल्ली का चुनाव भी आपने देखा, किस तरह से केजरीवाल की पूरी सरकार ही गिर गई, पूरे के पूरे हार गए, बड़े बड़े नेता उनके हार गए। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।